हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और नए साल में अपने नए गोल सेट कर रहे होंगे। तो मैं आज आप सबके लिए फिर से एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे हम आप सभी के लिए और भी ऐसी नई कहानियां लाते रहेंगे। उत्तराखंड के एक जाने माने शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक कस्बा था जिसका नाम कंजेरी था। यहाँ आबादी कम थी और लोग ज़्यादातर खेती और दुकानों पर निर्भर थे। कस्बा शांत था, लेकिन एक छोटी इमारत हमेशा चर्चा में रहती थी। वो थी सरकारी प्राइमरी स्कूल नंबर 12 की जर्जरित इमारत। सालों तक बच्चों को पढ़ाने वाला ये स्कूल अब पूरी तरह बंद था। चारों ओर जंग लगे गेट, टूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और आंगन में फैली सूखी घास इसे किसी डरावने ढांचे की तरह बना देती थी। लेकिन इसकी डरावनी इमेज इन चीज़ों से नहीं थी, बल्कि उन घटनाओं से थी जो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ घटी थी। सरकार ने इस स्कूल को 10 साल पहले बंद कर दिया था, जब लगातार 3 बच्चों की मौत एक ही कमरे में हुई थी। रिपोर्ट में कारण दिल का दौरा लिखा गया था, लेकिन किसी ने नहीं माना क्योंकि वे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे। मौत से पहले वे सभी एक ही चीज़ बोलते पाए गए, कक्षा में कोई चलता दिखता है, लेकिन वो कोई आदमी नहीं, उसका कोई चेहरा नहीं और कोई भी नहीं उसको, यानी कोई पहचानता ही नहीं था। लोगों ने इसे बच्चों का भ्रम समझा, लेकिन जब चौकीदार ने भी रात को किसी को चलते देखा और अगली सुबह वो मृत मिला, तो स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। इस कस्बे में पत्रकार और यूट्यूबर अनिरुद्ध आया था। वो असली घटनाओं पर रिसर्च कर वीडियो बनाता था। उसे इस स्कूल के बारे में पहले भी मैसेज मिले थे। लोग कहते थे कि यहाँ रात में बच्चों की आवाज़ें आती हैं, कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई देती है और कुछ लोगों ने तो कक्षा में बैठे बच्चों की परछाइयाँ भी देखी है। अनिरुद्ध दूसरों की तरह भूत प्रेत पर तुरंत विश्वास करने वाला नहीं था। वो सबूत चाहता था। वो जानता था कि कई बार डर कहानियों से पैदा होता है, सच से नहीं। लेकिन उसके एक दोस्त अंशुल ने 3 महीने पहले यहाँ शूट करते समय कुछ अजीब और अनोखी घटनाओं को देखा था। उसने कहा था कि उसे कैमरे में कुछ बच्चों के चलने की आवाज़ मिली है, लेकिन वीडियो किसी कारण करप्ट हो गई है। अंशुल आज तक इस जगह का नाम सुनकर कांप जाता है। इसी वजह से अनिरुद्ध ने तय किया कि वो खुद जाकर पता करेगा कि सच्चाई क्या है। कंजेरी पहुंचकर उसने एक छोटा कमरा किराए पर लिया। कमरे के मालिक ने जैसे ही सुना कि वो स्कूल पर काम करने आया है, उसका चेहरा उतर गया और उसने धीमी आवाज में कहा, अगर काम जरूरी नहीं हो तो उस जगह मत जाना, वो इमारत खाली नहीं है। अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं जांचने आया हूँ, किसी चीज से डरने नहीं। मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो जानता था कि बाहर से आए लोग तब तक नहीं मानते जब तक खुद कुछ न देख ले। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध स्कूल देखने गया। स्कूल गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। रास्ते में आधे जले पेड़, टूटी बेंचें और पुरानी दीवारों पर बच्चों के हाथ से बने चित्र दिखते थे। स्कूल का बड़ा लोहे का गेट आधा खुला था, जैसे कोई रात में अंदर आया हो या बाहर गया हो। हवा के झोंके से वो हल्का हिल रहा था, उससे चरमराहट की आवाज आ रही थी। अनिरुद्ध ने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। मुख्य भवन सामने था। उसकी दीवारों की पपड़ी झड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। बरामदा वीरान था। कहीं कोई बच्चा नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई आवाज नहीं। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम की आवाज खाली स्कूल में गूंज रही थी। ऐसा लगा मानो कोई दूर से सुन रहा हो। पहला कमरा कक्षा 3 का था।
अंदर पुरानी मेजें और बेंचें थी। 2 बेंचों पर चौक से कुछ लिखा हुआ था, हम यहाँ से नहीं जा सकते। अनिरुद्ध रुक गया। हाथों में हल्का कंपन महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे किसी शरारती लड़के की लिखावट मानकर नजरअंदाज किया। अगला कमरा विज्ञान प्रयोगशाला थी। वहां सब टूट चुका था, शेल्फ खाली थे, लेकिन बीच में एक मेज पर धूल की मोटी परत होने के बावजूद एक कोना साफ दिख रहा था, जैसे कोई अभी यहाँ बैठा था। ये देखकर उसे अजीब लगा, लेकिन वो चलता रहा। सबसे चर्चित कमरा कक्षा 5 का था, जहाँ पहले मौतें हुई थी। वहां का दरवाजा बंद था और उस पर ताला लगा था, लेकिन ताला जंग खाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई बार किसी ने इसे खोलने की कोशिश की हो। अनिरुद्ध ने ताले को हल्के से छुआ, वो बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर का कमरा बाकी कक्षाओं की तुलना में ज्यादा ठीक था। दीवारें साफ थी, स्लेट पर अभी भी आखिरी दिन लिखी गई चीजें साफ दिखाई दे रही थी। वो था, पढ़ाई खत्म हुई, अब घर जाओ। ये देखकर उसके बैग में रखा माइक्रोफोन अचानक चालू हो गया, लेकिन ये अपने आप नहीं होना चाहिए था। फिर उसने कदमों की बहुत हल्की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा दूसरी तरफ से गलियारे में दौड़कर निकला हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनिरुद्ध अब थोड़ा सावधान हो गया। वो कैमरा घुमाकर चारों ओर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है मानसिक दबाव में उसे ऐसा लग रहा हो, इसीलिए वो बाहर निकल आया और स्कूल के मुख्य गेट तक पहुंचते पहुंचते सूरज थोड़ा ढल गया था। वो वापस अपने कमरे में चला गया और दिन भर में शूट किए शॉट्स देखने लगा। और जैसे ही उसने कक्षा 5 वाली फुटेज खोली, स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। कमरे में वो अकेला था, लेकिन वीडियो में उसे अपने पीछे काली परछाई दिखी, जैसे कोई खड़ा हो। चेहरा बिल्कुल नहीं था, बस शरीर जैसा आकार था। अनिरुद्ध चौंक गया। उसने वीडियो को कई बार पीछे किया, हर बार वही परछाई दिखाई दी, लेकिन अगले ही फ्रेम में वो अचानक गायब हो गई। उसने कैमरा कई बार चेक किया, कोई तकनीकी समस्या नहीं थी। अब वो डर और जिज्ञासा के बीच उलझ चुका था। क्या सच में वहां कोई था, या ये सिर्फ वीडियो का भ्रम था? उसे खुद को जवाब देना था। उसने तय किया कि वो अगली रात स्कूल में जाएगा और वहां बिताएगा। अगले दिन वो सामान लेकर दोपहर में स्कूल चला गया। वहां उसने कक्षा 5 के कमरे में 3 कैमरे लगा दिए, एक ब्लैकबोर्ड की ओर, एक खिड़की पर और एक दरवाजे की तरफ। फिर वो बाहर के बरामदे में बैठ गया। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंड के साथ हल्की घबराहट भी थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे रात घिरने लगी, स्कूल की खामोशी और गहरी हो गई। अचानक 2 कैमरों की लाइट एक साथ ब्लिंक हुई। अनिरुद्ध तुरंत उठा। कक्षा 5 में कुछ हिला था और तभी पहली बार उसने अपनी आंखों से देखा कि गलियारे में कुछ चल रहा था, जिसकी लंबाई बच्चे जितनी थी, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मानो वहां पर कुछ भी नहीं था। उसी वक्त कमरे के बाहर की हवा अचानक ठंडी हो गई। अनिरुद्ध के पैरों में कंपन होने लगा। स्कूल का वो हिस्सा अब सिर्फ अंधेरे से घिरा नहीं था, वो किसी की उपस्थिति से भरा हुआ था, और वो उपस्थिति बिल्कुल मानवीय नहीं थी, यानी किसी प्रेतात्मा के निशान थे। अनिरुद्ध के कमरे की खिड़की से उसने बाहर देखा। मैदान में लगी लंबी घास हवा के साथ डोल रही थी। स्कूल की इमारत पूरी तरह शांत थी। शिवानी नाम की लड़की ने उससे आकर कहा कि वो थोड़ी देर विश्राम करके फिर सभी को पूरी स्कूल का टूर कराएगी, क्योंकि अनिरुद्ध की हिम्मत देखकर स्कूल के प्रिंसिपल और 2 लोग और आ गए। वो तीनों दूसरे कमरे में जाकर अपने बैग रखकर लौटे तो प्रिंसिपल ने दरवाजे से ही आवाज दी। प्रिंसिपल देवेश जी बच्चों जैसे मासूम लग रहे थे, पर उनकी आंखों में एक अनजान थकान थी। वे तीनों को बायोलॉजी लैब की ओर ले जाते हुए बोले,
ये लैब हमने कई साल बंद रखी थी। अब तो यहाँ सफाई की है, पर अभी भी पुराने जमाने की गंध आती होगी। लैब के बड़े दरवाजे को खोलते ही रसायनों, जंग लगे बर्तनों और पुराने लकड़ी के टेबलों की मिलीजुली महक के भीतर का माहौल गंधमय कर दिया। सुमित ने मजाक में कहा, यार यहाँ तो बैठकर फिल्म शूट कर दे तो भी लोग ऐसा मानेंगे कि हॉन्टेड लोकेशन है। पर शिवानी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ऐसे मजाक मत करो, यहाँ पहले भी कुछ गलत हुआ है। अनिरुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी। क्या हुआ था यहाँ? शिवानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, एक लड़की थी, शायद पूजा नाम था। बहुत साल पहले कहते हैं कि लैब में रात के समय कोई असाइनमेंट पूरा करने आई थी और अगली सुबह उसकी लाश मिली थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं था, जैसे डर से जड़ गई हो। अनिरुद्ध ने पूछा, कोई वजह मिली थी? शिवानी बोली, नहीं, और पोस्टमार्टम में भी कुछ साफ नहीं मिला। बस इतना कि उसकी आंखों का रंग पूरी तरह बदल गया था। देवेश ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, इन बातों को हम बच्चों के सामने कभी नहीं कहते, पर हाँ, तब से स्टाफ को रात में यहाँ नहीं आने देते। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। तीनों वापस बाहर आ गए। शिवानी उन्हें स्टाफ रूम, लाइब्रेरी और मैदान दिखाती रही। जगह जितनी दिखती थी उससे ज्यादा बड़ी लगती थी। हर कोने से जैसे कोई सुन रहा हो, देख रहा हो, पर दिखाई कुछ नहीं देता था। लाइब्रेरी में मोटी परत जमी किताबों के बीच गुजरते हुए सुमित ने कहा, यहाँ किसी ने सालों से कदम भी नहीं रखा होगा। इतने में अचानक ऊपर वाली कतार से एक किताब गिरकर जोर से फर्श पर गिरी। अचानक इतनी तेज थी कि उस आवाज से वो तीनों चौंक गए। सुमित बोला, हवा से गिरी होगी। पर अनिरुद्ध ने महसूस किया कि ऊपर की खिड़कियां बंद थी, कमरे में हवा तक नहीं चल रही थी। जब वो किताब उठाने गया तो उसके कवर पर उभरा हुआ निशान देखा, उंगलियों की 5 नुकीली धारियां, जैसे किसी ने जोर से खरोच मारी हो। उसने निशान को छूने की कोशिश की, पर कवर ठंडा था, बेहद ठंडा। शिवानी ने किताब को हाथ लगाने से मना कर दिया। वो किताब मत खोलो, पहले भी गिर चुकी है। उस पर किसी समझ न आने वाली लिखावट थी। हमने उसे लाइब्रेरी से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद वापस उसी जगह आ जाती है। सुमित हंस पड़ा। अरे भूत किताब पढ़ते होंगे। मगर उसके चेहरे का रंग उतर गया जब बुक शेल्फ के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी घिसटती हुई, जैसे कोई भारी शरीर लेकर चल रहा हो। अनिरुद्ध ने टॉर्च निकाली और रोशनी डाली, पर पीछे कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था और कदमों की आवाज उसी पल गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लाइब्रेरी से निकलते हुए शिवानी ने कहा, आजकल ये आवाजें बढ़ गई हैं। देवेश सर कहते हैं कि पुराने समय की चीजें कभी कभी अपने निशान छोड़ जाती है, पर यहाँ तो जैसे कुछ वापस आ रहा हो। शाम तक तीनों ने कई फुटेज और लोकेशन की तस्वीरें ले ली। स्कूल बाहर से सुंदर दिखाई देता था, पर भीतर का माहौल अजीब तरह से भारी था। हवा में ठंडक सामान्य से ज्यादा और प्रांगण में अजीब सा सन्नाटा था। रात को देवेश ने भोजन कराया। गांव से फल सब्जियों का इंतजाम किया गया था। खाना खाते समय देवेश अक्सर चुप रहते, जैसे मन में कुछ कहना चाहते हो पर रोक लेते हो। अनिरुद्ध ने पूछा, सर सच सच बताइए, क्या इस स्कूल में वाकई कुछ है? देवेश ने सांस छोड़ी। तुम लोग शहर से आए हो, तुमने विज्ञान पढ़ा है, तुम्हें शायद ये सब कल्पना लगे, पर मैं यहाँ 30 साल से हूँ। कई बच्चों की पढ़ाई देखी है, कई को जाते भी देखा है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कभी दिमाग से इस जगह को छोड़ नहीं पाए। अनिरुद्ध ने पूछा, मतलब? देवेश ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी रात में बच्चों के हंसने की आवाज आती है। वो बच्चे जो सालों पहले पास आउट हो चुके हैं, और कुछ वो जिनके नाम अब भी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज है। मृत छात्रों का नाम हम रजिस्टर से नहीं हटाते। पुराने गुरुजन कहते थे कि इससे उनकी आत्मा को सुकून मिलता है।
सुमित को बात मजाक लगी। क्या आत्माओं को भी उपस्थिति चाहिए? मगर अनिरुद्ध को महसूस हो रहा था कि प्रिंसिपल सच बोल रहे हैं। उनकी आंखों में मजाक का कोई अंश तक नहीं था। रात के 9 बजे तीनों अपने कमरे में बैठे शूट फुटेज चेक कर रहे थे। बाहर घना कोहरा फैल चुका था। पीली स्कूल लाइटें धुंध में डूबकर और भयावह लग रही थी। तभी बाहर वाले कमरे में कदमों की आवाज गूंजी। धीमी नहीं, इस बार साफ और तेज, जैसे कोई भागता हुआ आ रहा हो। सुमित ने खिड़की से झांका। कुछ नहीं दिखा। अनिरुद्ध ने कहा, कैमरा लो और देखो कौन है। तीनों बाहर निकले। बरामदा पूरी तरह खाली था। हवा एकदम शांत और दूर तक कोहरा, पर आवाज बिल्कुल पास से आई थी। तभी ऊपर दूसरी मंजिल के गलियारों की लाइट टिमटिमाने लगी। अनिरुद्ध ने ऊपर देखा। एक काली परछाई रेलिंग के पास खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आकार खड़ा था, जैसे किसी बच्चे की ऊंचाई हो, पर छाती की ओर काली धुंध सी घूम रही थी। वो परछाई एकदम स्थिर थी। अनिरुद्ध ने टॉर्च ऊपर डाली। रोशनी पड़ते ही आकृति पीछे जाने की बजाय आगे झुकने लगी, जैसे रेलिंग से नीचे देखने आ रही हो। शिवानी डर कर पीछे हट गई। उसने कहा, मैं जानती हूँ ये क्या है, कई बार देखा है। ये कोई बच्चा नहीं, ये वही है जो पूजा की मौत के बाद दिखना शुरू हुआ था। इसका चेहरा कभी नहीं दिखता, बस अंधेरा और धुआं सा लगता है। अचानक लाइट पूरी तरह बंद हो गई। गलियारा अंधेरे में डूब गया और कुछ सेकंड बाद तेज दौड़ते कदमों की आवाज ऊपर से नीचे की ओर आने लगी, जैसे कोई चीज सीढ़ियां कूदते हुए उतर रही हो। अनिरुद्ध ने टॉर्च सीढ़ी की ओर घुमाई, लेकिन रोशनी बार बार फ्लिकर होने लगी। आवाज और तेज होने लगी, जैसे कोई बस 2 सीढ़ियों की दूरी पर हो। तीनों भागकर कमरे में घुस गए। दरवाजा बंद किया। अंदर उनकी सांसें तेज हो चुकी थी। बाहर ठक ठक तेज होने लगी थी, जैसे कोई दरवाजा ढकेल रहा हो। अनिरुद्ध ने पैर पीछे हटाया। इस बार ज्यादा जोर से आवाज आई। दरवाजे पर हल्का कंपन हुआ। सुमित की आवाज कांप रही थी। ये क्या था? ये स्कूल किस चीज को छिपा रहा है? ठक ठक की आवाज अचानक बंद हो गई और सन्नाटा छाने लगा। तीनों बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजे के नीचे की पतली दरार से काली धुंध अंदर सरकती दिखाई दी। वो भी धीरे धीरे फैलती हुई, जैसे जमीन पर कोई सांप रेंग रहा हो। पर वो धुंध थी, ठंडी और जीवित सी। शिवानी चीख पड़ी। अनिरुद्ध ने टॉर्च धुंध पर डाली, पर रोशनी जैसे धुंध को छूते ही बुझती सी महसूस हुई। धुंध भीतर फैलकर बिस्तर तक पहुंची। तापमान अचानक 6-7 डिग्री गिर गया और सांस से धुआं निकलने लगा। धुंध फैलते फैलते एक कोने में जमा होने लगी, जैसे कोई आकृति बन रही हो, वो भी धीमे धीमे। कमर जितनी ऊंचाई थी उसकी जैसे कोई झुका हुआ इंसान हो, लेकिन चेहरा नहीं था, जैसे किसी ने शरीर से चेहरा मिटा दिया हो। आकृति दीवार की तरफ मुड़ी, फिर धीरे धीरे सिर घुमाकर उनकी ओर देखने लगी। सिर पर चेहरा नहीं, पर किसी अदृश्य आंख का एहसास होता था, जैसे भीतर से कोई देख रहा हो। कुछ पलों बाद वो आकृति बिना आवाज के धीरे से पीछे हटने लगी, फिर दीवार के धुंध में घुल गई। कमरा फिर सामान्य हो गया, पर हवा में दहशत का अनुभव अब भी था। सुमित तो बाल बाल गिरते हुए बचा और बोला, अनिरुद्ध, हम यहाँ एक भी मिनट नहीं रुकेंगे। अब ये जगह मौत है। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। हम सुबह होते ही वापस चलेंगे। लेकिन शिवानी ने कहा, सुबह तक हम सब यहाँ अकेले नहीं हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। पूजा की बात जितनी पुरानी लगती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अनिरुद्ध ने पूछा, पूजा की मौत की क्या वजह है? और क्या पूजा की मौत ही इन सब की जड़ है, या कुछ और भी हुआ था? शिवानी की आंखें भीग गई। बोली, पूजा अकेली नहीं मरी थी, उसके साथ और भी बच्चे गायब हुए थे। कुछ की लाशें मिली, कुछ का आज तक कोई नामो निशान नहीं, और उन सबकी आखिरी मौजूदगी इसी स्कूल के इन्हीं गलियारों में दर्ज है।
अनिरुद्ध ने कसम खाई, कल इस स्कूल का सच सबके सामने लाएंगे, चाहे जो हो जाए। पर बाहर फिर वही धीमी घिसटती हुई आवाज शुरू हो गई, और इस बार वो कदमों की नहीं, किसी के रेंगने की आवाज थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई दरवाजे की दूसरी तरफ जमीन पर लेटा हुआ चढ़कर उठने की कोशिश कर रहा हो। रात के उस मौन में दरवाजे के पीछे से आ रही घिसटने की आवाज और भी भारी हो गई थी, जैसे कोई अपने हाथों से फर्श को खुरचते हुए आगे बढ़ रहा हो। अनिरुद्ध ने एक पल के लिए टॉर्च उठाई, पर उसकी उंगलियां कांप रही थी। शिवानी दीवार के सहारे खड़ी थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। सुमित बिस्तर के पास दबक कर बैठा था, उसके होठों तक से आवाज नहीं निकल रही थी। अनिरुद्ध धीरे से बोला, कोई भी दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। घिसटने की आवाज धीरे धीरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर हल्की सी साय साय की ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई दरार के भीतर से झांक रहा हो। सुमित ने दरवाजे की दरार को घूरा और अचानक पीछे हट गया। वो बोला, वहां कुछ है। कसम से वहां कोई झुककर हमें देख रहा था, पर उसका चेहरा नहीं था। शिवानी रो पड़ी, बोली, ये वही है। यहाँ जो है वो दिखता नहीं है, उसका चेहरा नहीं है, कोई नहीं जानता वो कौन है, उसकी आवाज तक नहीं कभी किसी ने देखी सुनी। अनिरुद्ध ने पूछा, तुम इतना कैसे जानती हो? शिवानी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि मैंने इसे पहली बार नहीं देखा है। ये कई सालों से स्कूल में है, पर किसी को उसकी पूरी कहानी नहीं पता। पूजा की मौत से लेकर अब तक जितनी भी घटनाएं हुई, सबके पीछे यही है। लेकिन ये किसी इंसान की रूह नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये कई आत्माओं का मिला हुआ भटकता श्राप, एक अंधेरा है। जैसे इस जगह ने कई लोगों की जान लेकर वो एक रूप में बदल गया हो। अनिरुद्ध ने गंभीर होकर पूछा, ये सब कब शुरू हुआ? शिवानी ने धीमे स्वर में बताया, 25 साल पहले स्कूल की पहली बैच का रिजल्ट आने वाला था। कुछ बच्चे पहाड़ी रास्ते से लौट रहे थे, उनमें पूजा भी थी। कोहरा घना था। उन्होंने स्कूल के पीछे की खाई के पास से शॉर्टकट लिया, और वहीं किसी ने उन्हें पुकारा। आवाज किसी लड़की की थी, साफ पर अनजानी। पूजा आगे बढ़ी और बाकी बच्चे पीछे हटने लगे। फिर एक चीख की आवाज आई, बस एक। बाकी सब सन्नाटा था। सुबह पूजा मृत मिली, बाकी भी बच्चे गायब मिले, किसी का पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि उस रात जिस आवाज ने उन्हें बुलाया वो लड़की नहीं थी, वो कोई और था, कोई जो पहले से ही यहाँ मर चुका था। पहाड़ियों में कई दशकों से लापता हुए लोगों की कहानियां सुनाई जाती थी। बिना चेहरे वाली परछाई का जिक्र पहले भी मिलता था, पर तब किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अनिरुद्ध ने कहा, स्कूल को उस रास्ते को बंद कर देना चाहिए था। देवेश ने भी यही कहा था, पर रात के समय जब कोई नहीं होता, आवाजें अब भी उसी दिशा से आती हैं, खाई के पास से। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक घिसटने की आवाज बंद हो गई। एकदम सन्नाटा। सुमित ने धीरे धीरे दरवाजे को छुआ। फर्श ठंडा था, लेकिन अब आवाज नहीं थी। अनिरुद्ध ने कहा, हमें सच्चाई पता करनी होगी, वरना ये डर और खतरा कभी खत्म नहीं होगा। शिवानी, खाई का रास्ता कहाँ है? शिवानी कांपते हुए बोली, पीछे की तरफ से, मैदान पार करके पीछे की ढलान की ओर। पर वहां रात में जाना मना है। देवेश सर भी नहीं जाते। वो कहते हैं कि वहां कुछ है जिसे सिर्फ अंधेरा पसंद है। अनिरुद्ध ने कैमरा उठाया, बोला, हमें जाना ही पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ फुटेज नहीं होगी, ये वो बातें साबित करेंगी जो इन पहाड़ियों में है, और सिर्फ कहानी नहीं, सच है। तीनों ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन हवा ठंडी थी, पर माहौल काफी डरावना था। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय अनिरुद्ध को लगा कि कोई ऊपर बैल्कनी से उन्हें देख रहा है। उसने एक पल रुककर ऊपर देखा। गलियारा काली रोशनी से भरा, पर उसको किसी के सांस लेने जैसी हल्की ध्वनि सुनाई दी। नीचे पहुंचकर वे बाहर निकले। मैदान में कोहरा बेहद घना था, हवा बिल्कुल बंद थी। दूर कहीं पेड़ की पत्तियां भी नहीं हिल रही थी।
आवाजें बस कोहरे के भीतर घुलती जा रही थी। सुमित ने धीरे से कहा, लगता है जैसे पूरा स्कूल सांस रोके खड़ा है। तीनों मैदान पार करके पीछे की तरफ गए। ढलान तक पहुंचते पहुंचते तापमान और गिर गया। कोहरा पैर के नीचे तक जमा हुआ था। शिवानी ने दूर एक टूटे हुए पत्थर की दीवार की ओर इशारा किया। वहीं से रास्ता नीचे जाता है। पूजा वहीं मिली थी। सीढ़ीनुमा ढलान से नीचे उतरते हुए अनिरुद्ध ने महसूस किया कि पैर जमीन पर टिक नहीं रहे। फिसलन नहीं थी, पर हवा किसी तरह धकेल रही थी, जैसे कोई उन्हें नीचे ले जाना चाहता हो। रास्ता सकरा और दोनों तरफ गहरी खाई थी। सुमित ने अचानक हाथ पकड़ लिया। बोला, नीचे कोई खड़ा है। अनिरुद्ध ने टॉर्च जलाई। रोशनी में कुछ देर तक धुंध ही दिखाई देती रही। फिर धीरे धीरे धुंध पीछे हटती गई और एक आकृति नजर आई। एक लड़की के आकार की आकृति, जिसके लंबे बाल थे पर चेहरा नहीं था। वो खाई के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, हल्की सी झुकी हुई, जैसे किसी को बुलाने वाली मुद्रा में खड़ी हो। अनिरुद्ध ने टॉर्च का एंगल बदला। रोशनी उसके चेहरे पर गई, पर वहां कुछ नहीं था। सिर्फ सपाट धुंधला विस्तार था, जैसे किसी ने चेहरे को मिटा दिया हो। शिवानी डर के मारे पीछे हट गई। नहीं, ये पूजा नहीं है। ये जो है वो पूजा के बाद आया है। वो आवाज जिसने पूजा को पुकारा था, ये वही है। ये लड़की सिर्फ उसका रूप लेकर खड़ी है। आकृति धीरे धीरे सिर घुमाने लगी, फिर एक कदम पीछे की ओर गई, खाई की तरफ। अनिरुद्ध ने कहा, रुको, पर वो आकृति एकदम स्थिर हो गई। हवा में हल्की सी कंपन महसूस हुई और फिर वो धीरे धीरे खाई में उतर गई और जैसे धुएं की लकीर गिरती हो, उसी तरह से वो गायब हो गई। सुमित ने कांपते हुए कहा, ये हमारी सबकी मौत है जो हमें बुला रही है। चलो यहाँ से। पर तभी खाई से एक अजीब सी आवाज गूंजी। वो न तो चीख थी न हवा थी, कुछ अजीब सा था, जैसे किसी ने गले के भीतर से कराहने की कोशिश की हो। और वो आवाज लगातार बढ़ने लगी। रास्ते की मिट्टी हिलने लगी। तीनों पीछे हटे तो रास्ते के ऊपर से कोई तेज चीज उनके सिर के पास से गुजरी। अनिरुद्ध झुक गया। उसके कान के पास से ठंडी हवा का झोंका निकला। शिवानी चिल्लाई, वापस चलते हैं अभी। ऊपर की ओर भागते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे कोई भाग रहा है, पर कदमों की आवाज नहीं थी, बस जमीन पर से फिसलते हुए किसी शरीर का दबाव था। अनिरुद्ध ने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, मगर टॉर्च की रोशनी में कोहरा ऐसे हिल रहा था जैसे कुछ उसके भीतर तेजी से आगे बढ़ रहा हो। सीढ़ियों तक पहुंचने की जमीन हल्के कंपन के साथ थम गई। तीनों सांसें संभालते स्कूल के बरामदे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही दरवाजे में दाखिल होने लगे, भीतर अंधेरे में कुछ खड़ा दिखाई दिया। एक लंबा शरीर, सफेद कपड़े, लेकिन चेहरा गायब। इस बार यह आकृति बिल्कुल उनके पास थी। रोशनी उसके शरीर पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे कपड़े नहीं, सिर्फ राख जमी हो। अनिरुद्ध ने टॉर्च उसकी ओर बढ़ाई, पर आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदम हल्के थे, मगर निश्चित वाले थे। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़कने लगा। आकृति हाथ उठाने लगी, पर हाथ नहीं, बस हवा में पसरी काली लकीरें दिखाई दी। सुमित चीखते हुए बाहर भागा। शिवानी उसके पीछे भागी। अनिरुद्ध भी दौड़ा। मैदान पार करते ही स्कूल की लाइटें एकदम बंद हो गई। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। पीछे से वही आवाज आई, वही रेंगने की, वही खुरचने की आवाज सुनाई दी, पर इस बार बहुत करीब से थी, जैसे कोई मैदान में ही उनके बिल्कुल पीछे हो। तीनों ने सड़क की ओर भागना शुरू किया। कोहरा रास्ते को निकल रहा था। उनकी सांसें टूट रही थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन वे भागते रहे। सड़क पर पहुंचते ही एक पुरानी जीप रात के धुंधलेपन को चीरती हुई आई। वो प्रिंसिपल देवेश थे। वे कार रोककर चिल्लाए, अंदर बैठो जल्दी। तीनों कूदकर भीतर बैठे। देवेश ने बिना एक सेकंड रुके जीप आगे बढ़ा दी। पहाड़ियों की सड़क पर तेजी से मोड़ काटते हुए उन्होंने कहा, मैंने कहा था रात को पीछे मत जाना। तुमने उसे जगा दिया। वो कभी रूप नहीं दिखाता, और जब वो जागता है तो कोई नहीं बचता।
अनिरुद्ध ने कांपती आवाज में पूछा, सर ये है क्या? ये तो इंसान की आत्मा नहीं लगती। देवेश ने दुख भरी आवाज में कहा, ये उन सबका शेष है जो यहाँ वर्षों में खो गए। पहाड़ियों का दर्द है ये, मौत का अंधेरा, कई आत्माओं का मिलकर बना एक काला साया। इसके पास चेहरा नहीं, क्योंकि ये किसी एक का नहीं, ये एक स्मृति है, डर की स्मृति, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जीप तेज मोड़ पर चढ़ रही थी, पीछे स्कूल धुंध में गायब हो गया। देवेश ने कहा, मैं इसे जानता हूँ, और जानता हूँ कि ये पीछा नहीं छोड़ता। जो उसे एक बार देख लेता है उसकी रातें कभी नहीं बदलती। फिर उन्होंने आखिरी वाक्य कहा, जिसने अनिरुद्ध और बाकी दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम्हें लगता है तुम बचकर निकल आए, पर वो चीज़ हमेशा वही नहीं रहती जहाँ मरती है। वो वहाँ जाती है जहाँ उसके बारे में बात की जाए, जहाँ उसका डर दोबारा जन्म ले। और तुमने कैमरे में जो रिकॉर्ड किया है, वो शायद पहली बार है कि उसकी उपस्थिति किसी फ्रेम में कैद हुई हो। अनिरुद्ध कांप उठा। उसने पूछा, मतलब? देवेश ने धीमे स्वर में कहा, जो चीज़ अपना चेहरा खो चुकी हो, वो दूसरों के जरिए ही वापस आकर लेती है। तुम सब ने आज उसे देखा है, वो अब तुम्हें पहचानती है, चेहरा न सही पर परछाई की तरह, और परछाई कभी पीछा नहीं छोड़ती। जीप गांव के पहले मोड़ पर मुड़ी। पहाड़ों के पीछे से एक ठंडी हवा चलने लगी। कोई आवाज नहीं, बस हल्की सी कपकपी। अनिरुद्ध ने आखिरी बार विद्यालय की दिशा में देखा। कोहरे के भीतर उसे ऐसा लगा जैसे वही बिना चेहरे वाली लड़की फिर खाई के किनारे खड़ी है, और इस बार वो उन्हें नहीं बुला रही थी, बस देख रही थी, बिना पलक झपकाए। अगली सुबह जब वे गांव लौटे, तीनों ने तय किया कि इस फुटेज को किसी को नहीं दिखाएंगे, न सोशल मीडिया न टीवी चैनल को। अनिरुद्ध ने वीडियो चेक किया, पर अजीब बात ये थी कि जहां भी परछाई आई, फुटेज काली स्क्रीन बन गई थी। कोई दृश्य नहीं, सिर्फ एक धीमी साएं साएं, जैसे कोई कैमरे के भीतर तक सांस ले रहा हो। सुमित ने कांप कर कहा, ये हमें दिखी तो सही, पर उसकी हरकतें रिकॉर्ड नहीं हुई। ये खुद को दिखाना नहीं चाहती, बस महसूस कराना चाहती है, और जब चाहती है तभी सामने आती है। शिवानी ने धीमे स्वर में कहा, मतलब उसने हमारा पीछा छोड़ा नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, क्योंकि वो चीज़ उन जगहों पर भी जाती है जहाँ उसका जिक्र होता है, जहाँ उसका नाम लिया जाता है, जहाँ उसकी मौजूदगी को दोबारा याद किया जाता है। और गांव के कई बुजुर्ग कहते हैं कि उस पहाड़ी स्कूल की असली बर्बादी तब शुरू हुई थी जब पहली बार किसी ने उस साये के बारे में खुलकर बात की थी। तीनों चुप थे। सड़क पर धूप आ रही थी, लेकिन हवा अब भी ठंडी थी, रात की ही तरह, अजीब तरह की, जैसे कोई पास खड़ा हो। और सबसे डरावनी बात ये कि जब जीप रुकी, अनिरुद्ध ने कार के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। उसके कंधे के पीछे उसे आधे सेकंड के लिए धुंध जैसा काला धब्बा दिखाई दिया। एक पल के लिए बिल्कुल उसी ऊंचाई पर, जैसे कोई खड़ा हो और उसका चेहरा ना हो। वो झटके से मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। पर उसे पता था कि कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो ये थी एक सरकारी स्कूल की भूतिया कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आप सभी भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक्साइटमेंट के चक्कर में कभी ऐसी किसी हॉन्टेड प्लेस पर विजिट मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता वहाँ की अफवाह अफवाह नहीं हो, एक सच्ची कहानी हो, और वहाँ जाने पर कहीं उस कहानी में आप भी शामिल ना हो जाए। तो इसीलिए इन सब बातों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में, कुछ ऐसी ही नई और सच्ची खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और साथ ही में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।